हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 एचआर। तो फिर से एक बार आपका स्वागत है हमारे रीजनिंग के एक और सेशन में। तो रीजनिंग के लास्ट सेशन में हमने पढ़ लिया था कि भाई वेन डायग्राम क्या होता है, कितने कितने टाइप का होता है, ठीक है। और हमने जैसे कि प्रॉमिस किया था मैंने आपसे कि हम बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे। तो हम जो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन सबको देखेंगे। और मैंने आपसे ये भी प्रॉमिस किया था कि रेलवे ग्रुप डी से लेके यूपीएससी तक के क्वेश्चंस को हम इस सेशन में कवर करेंगे। और सिर्फ और सिर्फ आपको वेन डायग्राम समझने के लिए इन वीडियोज़ पे रियलाइज़ करना है। बाहर कोई बुक नहीं पढ़नी है, कुछ नहीं करना है। आप अगर ये वीडियो भी देख लेते हैं तो आपके जो वेन डायग्राम से बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, और ये पूछा गया है एनडीए 2007 में, ठीक है। और क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग निम्न में से कौन सा विकल्प गाय और पशु के बीच के मध्य संबंध को दर्शाता है, ऑप्शन हमारे दे के रखे हैं इन्होंने। पहला ऑप्शन जो है ठीक है, ऑप्शन बी इन्होंने दे के रखा है, ठीक है। ऑप्शन सी इन्होंने दे के रखा है, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, ठीक है। कितना सिंपल लग दे। अगर आपने सारे टाइप बहुत ध्यान से पढ़े तो आपको इस सवाल को पढ़ के ना बहुत हल्का महसूस हो रहा होगा कि ये क्या सवाल है एनडीए ने पूछ लिया, ठीक है। चलिए इसको करते हैं। तो हमारे पास दो दे के रखे हैं इन्होंने, दो चीज़ें दे के रखी, एक पशु, दूसरा गाय, ठीक है। तो इनके बीच में कैसा संबंध है? तो मैंने आपको बताया तीन तरह के संबंध होंगे। पूर्ण संबंध होगा, या फिर आंशिक संबंध होगा, और या फिर पूर्णतया अलग होंगे वो एक दूसरे से। तो गाय पशु, गाय क्या है? एक पशु है। सारी गाय पशु हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि कुछ गाय इंसान भी होती हैं, कुछ गाय पक्षी भी होती हैं, नहीं ना। सारी गाय क्या होती हैं? पशु होती हैं। यानी कि जो सारी गाय हैं किसके अंदर आती हैं? पशु के अंदर आती हैं। यानी कि सारी गाय किसके अंदर आती हैं? पशु के अंदर आती है, पशु की कैटेगरी के अंदर आती है। सारी गाय क्या है? पशु हैं। तो ये जो है हमारा वेन डायग्राम होगा, ठीक है। तो अगर हम इनको मिटा दें और ऑप्शन से मैच करें तो कौन सा वेन डायग्राम फिट बैठ रहा है? ऑप्शन बी एकदम फिट बैठेगा, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट दीजिए। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो पूछा गया है यूपी ट्रिपल एससी मंडी परिषद 2018 में। यूपी ट्रिपल एससी मंडी परिषद 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और सवाल क्या है कि निम्न में से कौन सा यूरोप, पेरिस और फ्रांस के मध्य संबंध को दर्शाता है? निम्न में से कौन सा विकल्प निम्न में से कौन सा विकल्प यूरोप, फ्रांस और पेरिस के मध्य संबंध को दर्शाता है?
संबंध को दर्शाता है। ठीक है, ऑप्शन इन्होंने दे के रखे हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन डी, ठीक है। क्या संबंध है इनके बीच में? तो तीन चीजें दे के रखी हैं। सबसे पहले तो यूरोप, फ्रांस और पेरिस। ठीक है, तो यूरोप, फ्रांस, पेरिस। ठीक है, देखें पहले क्या संबंध है इनके बीच में। ठीक है, तो पहले देखते हैं इनके बीच में क्या संबंध है। फ्रांस एक देश है जो किस महाद्वीप में है? जनरल नॉलेज की थोड़ी ज़रूरत है। यूरोप में, यूरोप महाद्वीप में स्थित है। यानी कि फ्रांस एक देश है जो यूरोप के अंदर आता है। यानी कि अंदर आना मतलब पूर्ण संबंध, पूर्ण संबंध। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? ये रहा फ्रांस और ये रहा यूरोप। ठीक है, और फ्रांस और पेरिस के बीच में अगर हमें जनरल नॉलेज थोड़ी सी भी आती है तो फ्रांस की जो राजधानी है बच्चे, वो क्या है? पेरिस है। यानी कि फ्रांस के अंदर क्या है? पेरिस है। पेरिस किसके अंदर आता है? फ्रांस के अंदर आता है, पूरी तरह फ्रांस के अंदर। ऐसा नहीं कि आधा जर्मनी में है, आधा ऑस्ट्रिया में है, आधा फ्रांस में, नहीं। पेरिस पूरी तरह फ्रांस के अंदर आता है, राजधानी है उसकी। यानी पूरी तरह आने का मतलब पूर्ण संबंध। पेरिस, फ्रांस। ठीक है, यूरोप और पेरिस के बीच में, ठीक है, ऑटोमेटिकली संबंध स्थापित हो जाता है। जब यूरोप के अंदर फ्रांस है, फ्रांस के अंदर पेरिस है, तो एक ऑटोमेटिक संबंध बन जाता है। तो यहां से क्या देखो निकलेगा अगर हम वेन डायग्राम बनाना चाहें? यूरोप, यूरोप के अंदर क्या है? फ्रांस, और फ्रांस के अंदर क्या है? पेरिस। ऐसा ही तो है, बस हमने यहाँ पेरिस रख दिया, तो इस तरह का होगा। और अगर हम इन तीनों को मिटा दें तो क्या बनेगा? देखो कैसा कैसा बन रहा है। तो ये कोई है विकल्प? यस, विकल्प ए हमारा सही आंसर है। इतना आसान सा सवाल है, और कहाँ पूछा गया है? मंडी परिषद में पूछा गया। हाँ, थोड़ी जनरल नॉलेज की तो ज़रूरत है दोस्त, है ना, तो वो करना पड़ेगा। ठीक, तो इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो, निम्न में से कौन सा विकल्प, क्वेश्चन, और ये पूछा गया है CDS 2009 में। ठीक है, निम्न में से कौन सा विकल्प निम्न में से कौन सा विकल्प सेब, बनाना और आम, सेब, बनाना यानी कि केला, और आम के मध्य संबंध को दर्शाता है? ऑप्शन है हमारे
डी। ठीक है, ये ऑप्शन दे के रखें। अब देखो, तीन ऑब्जेक्ट है हमारे पास, तीन चीज़ें हैं, सेब, केला और आम। सेब, केला, आम। सेब, केला और आम। ठीक है, सेब, केला और आम। सेब और केला, इनके बीच में कैसा संबंध है? क्या सारे सेब केला हैं? अरे भाई, केला केला है, सेब सेब है। ठीक है, तो सारे सेब जो है केला नहीं। कुछ केले सेब होते हैं क्या? कुछ केलों को सेब कहते हैं हम लोग क्या? मैंने तो नहीं सुना। तो आंशिक संबंध भी नहीं है, यानी कि ना तो पूर्ण संबंध ना आंशिक संबंध, यानी कि कोई संबंध नहीं, पूर्णता अलग। यानी कि सेब, केला। ठीक है, इन दोनों के बीच अगर देखें, क्या सारे केले आम हैं या सारे आम केले हैं? नहीं, आम आम है, केला केला है। कुछ आमों को केला भी कहते हैं क्या? या कुछ केलों को आम भी कहते हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं है। इसका मतलब ना तो पूर्ण संबंध ना आंशिक संबंध, यानी कि पूर्णता अलग। केला, आम। क्या इन दोनों के बीच कोई संबंध है? जब सेब, केला, केला, आम के बीच संबंध नहीं है, तो इनके बीच में भी कोई संबंध नहीं होगा, ऐसा संबंध होगा, अलग होंगे पूर्णतः। ठीक है, जब तीनों अलग हैं एक तीसरे से, तो इनके बीच में कुल मिला के संबंध कैसा होगा? सेब, केला, आम। ठीक है, देखो कौन से ऑप्शन में है। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए। नेक्स्ट सवाल है हमारा, जो कि पूछा गया है यूपी ट्रिपल SC वीडियो ग्राम पंचायत अधिकारी के एग्जाम में पूछा गया, वीडियो एग्जाम 2018 में। ठीक है, और सवाल है हमारा कह रहा है कि बिहार, गया और दरभंगा के निम्न में से कौन सा विकल्प कौन सा विकल्प बिहार, गया और दरभंगा के मध्य संबंध को दर्शाता है? ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है, ये सवाल है हमारा। तीन चीजें दी गई हैं, बिहार, गया, दरभंगा। ठीक है, बिहार, गया, दरभंगा। बिहार, गया
दरभंगा। ठीक है, दरभंगा। बिहार और गया के बीच में कोई संबंध है? बिहार एक राज्य है, एक स्टेट है भारत का, और गया क्या है? उसका एक डिस्ट्रिक्ट है। यानी कि गया जो है बिहार में आता है पूर्णतः, ऐसा नहीं कि आधा यूपी में आता है ना, आधा झारखंड में आता है। तो गया जो है पूर्णतः बिहार में आता है, यानी कि पूर्ण संबंध। कैसा संबंध है? पूर्ण। और फिर क्या बनेगा? गया बिहार। गया और दरभंगा, गया और दरभंगा। तो गया बिहार का एक जिला है, दरभंगा बिहार का एक जिला है। ठीक है, एक दूसरे के साथ ना तो ये जुड़े हुए हैं, ठीक है, ना थोड़ा सा गया थोड़ा सा दरभंगा है, ना दया दरभंगा है, दोनों अलग अलग आइडेंटिटी है, यानी कि इनके बीच में कोई संबंध नहीं, अपूर्ण। गया दरभंगा। ठीक है, इसके अलावा इनके बीच में क्या संबंध है? दोनों के बीच में बिहार और दरभंगा। तो दरभंगा क्या है? एक जगह है, एक जिला है बिहार का, यानी कि दरभंगा किसके अंदर आता है? बिहार के अंदर आता है। यानी कि कैसा संबंध है इनके बीच में भाई? पूर्ण संबंध है। तो कैसा बनेगा? दरभंगा बिहार। अब इन तीनों को अगर हम मिला दें तो कैसा वेन डायग्राम आएगा? दरभंगा और गया दोनों अंदर हैं, लेकिन दोनों बिहार के अंदर आते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। तो कैसा बनेगा? बिहार, गया और दरभंगा, कुछ ऐसा बनेगा। अब देखो कौन सा ऑप्शन है ऐसा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नोट करिए इसे। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा ये जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है CGL 2018 में। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ ऐसे है, SSC CGL 2018। ठीक है, SSC CGL 2018। इन एक गांव में, इन ए विलेज देयर आर लैंडलॉर्ड ऑफ विच सम आर इलिटरेट, बेस्ट एक्सप्रेस इज द आर्गुमेंट। यानी कि एक गांव में एक गांव में मकान मालिकों में कुछ लोग शिक्षित हैं, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा? ठीक है, विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी, विकल्प डी, नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, एक गांव में मकान मालिकों में कुछ लोग शिक्षित हैं, यानी कि दो आइडेंटिटी मिल रही है, मकान मालिक और शिक्षित।
ठीक है, कुछ सीधे तरह कह रहे हैं। देखो मकान मालिक हैं और शिक्षित, दो आइडेंटिटी हैं। ठीक है, अब इन्होंने तो सीधे सीधे बता दिया कि कुछ लोग शिक्षित हैं, कुछ मकान मालिक शिक्षित है, यानी कि कुछ मकान मालिक अशिक्षित होंगे, यानी कि कुछ वेन डायग्राम कुछ ऐसा बनने वाला है। मकान मालिक और शिक्षित, ठीक है, कुछ लोग, कुछ मकान मालिक शिक्षित हैं, ठीक है, और कुछ अशिक्षित होंगे। ठीक है, तो इनके बीच में कैसा संबंध है? आंशिक संबंध, आंशिक संबंध। ठीक है, तो यहाँ कुछ बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, बस ये कुछ लैंग्वेज दे के डरा दिया है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल है, यूपी बीएड 2012 में पूछा गया ये सवाल। यूपी बीएड 2012 में ये सवाल पूछा गया है, और सवाल ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख खिलाड़ियों और फुटबॉल खिलाड़ियों के बीच संबंध को दर्शाता है? खिलाड़ियों एवं फुटबॉल खिलाड़ियों के मध्य संबंध को दर्शाता है। ठीक है, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन डी। ठीक है, कि मध्य संबंध को दर्शाता है, किसके बीच में? खिलाड़ी और फुटबॉल खिलाड़ी, इनके मध्य संबंध को दर्शाता है। कितना एजी है, कुछ है इसमें। ठीक है, खिला आपको देखो ट्रायंगल दे के, ट्रायंगल दे दिए हैं, फिर दो गोले दे दिए हैं, है ना, दो ट्रायंगल दे दिए, डराने की कोशिश की गई है। ठीक है, और सवाल एकदम लल्लू लाल सवाल है। दो ही आइडेंटिटी है, खिलाड़ी और फुटबॉल खिलाड़ी, खिलाड़ी और फुटबॉल खिलाड़ी। अब देखो, अब चाहे मैं इसका गोला बनाऊं, यहाँ पे चाहे बनाऊं ट्रायंगल, मेरी मर्जी। ठीक है, मेरी मर्जी, चाहे जो बनाओ। ठीक है, अब खिलाड़ी और फुटबॉल खिलाड़ी, इनके बीच में क्या संबंध है? अरे भाई, सारे खिलाड़ी क्या हैं? फुटबॉल खिलाड़ी हैं, या सारे फुटबॉल खिलाड़ी खिलाड़ी हैं। फुटबॉल खेलने वाले भी तो खिलाड़ी हैं, फुटबॉल खेलने वाले स्विमर थोड़े ना हो जाएंगे। तो सारे फुटबॉल खिलाड़ी क्या हैं? खिलाड़ी हैं। ठीक है, और इनके बीच में क्या इनके बीच में क्या संबंध है? पूर्ण संबंध है। यानी कि सारे फुटबॉल खिलाड़ी क्या है? खिलाड़ी। ठीक है, आई बात समझ में?
ठीक है, कुछ नहीं है इसमें, बस ट्रायंगल का खेल खिला के बस डराया गया था आपको। चलो नोट कर लो इसको। चलिए चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, एसएससी सीएपीएफ 2018 में पूछा गया भाई। एसएससी सीएपीएफ दिल्ली पुलिस के लिए जो होता है ना, 2018 में सवाल को पूछा गया है। और सवाल ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेन डायग्राम, निम्नलिखित में से कौन सा बेन डायग्राम को क्या बोलते हैं, आरेख, बेन आरेख, यूरोप वियना यूरोप और न्यूजीलैंड के मध्य संबंध को दर्शाता है, ठीक है। ऑप्शन देके रखे हैं भाई साहब हमारे, बी, डी। ठीक है, डी। निम्नलिखित में से कौन सा बेन आरेख वियना, यूरोप और न्यूजीलैंड के मध्य संबंध को दर्शाता है। 3 आइडेंटिटी हैं, वियना, यूरोप और न्यूजीलैंड, ठीक है। इनके बीच में संबंध निकालना है, वियना, यूरोप और न्यूजीलैंड। वियना और यूरोप के बीच में क्या संबंध है। पहला, वियना ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, ऑस्ट्रिया एक कंट्री है, और ऑस्ट्रिया जो कंट्री है वो कहाँ है, यूरोप में। यानी कि वियना किसके अंदर आता है, ऑस्ट्रिया के अंदर आता है, और ऑस्ट्रिया किसके अंदर आता है, यूरोप के अंदर आता है। इसका मतलब सीधा क्या हुआ कि वियना किसके अंदर आता है, यूरोप के अंदर, पूर्णतः। ऐसा नहीं है आधा एशिया के अंदर है आधा यूरोप के अंदर है, पूरी तरह, यानी कि पूर्ण संबंध। ऐसा वियना, यूरोप और न्यूजीलैंड के बीच में क्या संबंध है। यूरोप एक कॉन्टिनेंट है और न्यूजीलैंड एक देश है, लेकिन न्यूजीलैंड किस कॉन्टिनेंट में आता है, ओशिनिया कॉन्टिनेंट में आता है, यूरोप कॉन्टिनेंट में नहीं आता है। तो यानी कि यूरोप के अंदर नहीं आता है, आधा यूरोप में नहीं आता, यानी कि यूरोप के अंदर न्यूजीलैंड नहीं आता, तो पूर्ण संबंध भी नहीं है। यूरोप का, न्यूजीलैंड का थोड़ा पार्ट भी यूरोप के अंदर नहीं आता, तो आंशिक संबंध भी नहीं, यानी कि पूर्णता अलग, यानी कि ऐसा संबंध है इनके बीच में, यूरोप और न्यूजीलैंड। ठीक है, अब वैसे यूरोप से ही अलग हो गया तो ऑटोमेटिकली वियना से अलग हो जाएगा, कोई संबंध यहाँ निकालने की जरूरत नहीं है। जब यूरोप से ही अलग है और यूरोप के अंदर वियना है, तो ऐसा थोड़ा ना है कि जंप करके जाएगा, है ना। तो अगर यूरोप से अलग हो रहा है तो वियना से भी अलग होगा भाई, ठीक है। तो संबंध कैसा बनेगा, वियना, यूरोप
न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड, ये है जो प्रॉपर संबंध जो वियना न्यूजीलैंड और यूरोप के बीच में होता है। ठीक है, कितना सिंपल है भाई कि वियना यूरोप, क्या संबंध है, कैसा पूर्ण संबंध, कैसे, क्योंकि वियना किसके अंदर आता है, ऑस्ट्रिया के अंदर आता है। वियना किसकी कैपिटल है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल। ऑस्ट्रिया किसके अंदर आता है, यूरोप के अंदर आता है, पूरी तरह यूरोप के अंदर आता है। तो वियना भी किसके अंदर आएगा, यूरोप के अंदर आएगा। ठीक है, यूरोप और न्यूजीलैंड का संबंध अगर हम देखें तो जो न्यूजीलैंड है वो यूरोप के अंदर नहीं आता। यूरोप एक अलग कॉन्टिनेंट है, न्यूजीलैंड किस में आता है, ऑस्ट्रेलिया, ओशिनिया कॉन्टिनेंट है उसमें आता है। ठीक है, तो पूर्णता संबंध भी नहीं है और आधा आधा पौना भी नहीं आता, तो इसलिए आंशिक संबंध भी नहीं है, ये पूरी तरह अलग है। फाइनल आएगा ये, चलिए नोट करिए इसे। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगेन जो सवाल पूछा गया है, एसएससी सीजीएल 2015 में पूछा गया है। एसएससी सीजीएल 2015 क्वेश्चन इस तरह है, उस आरेख की पहचान करें, उस आरेख की पहचान करें जो सोडा वाटर मिनरल वाटर और द्रव को सही तरह से दिखाता है। ऑप्शन है ठीक है, इन ऑप्शंस में से कौन सा आरेख है जो सोडा वाटर, मिनरल वाटर और द्रव के बीच सही संबंध को दर्शाता है। ठीक है, तो हमारे पास तीन आइडेंटिटी है, सोडा वाटर, मिनरल वाटर और द्रव। तो द्रव, सोडा वाटर, ठीक है, और तीसरा क्या है, मिनरल वाटर। ठीक है, द्रव और सोडा वाटर के बीच संबंध। ठीक है, सोडा वाटर यानी कि सोडा जल, ऐसा पानी जिसमें सोडा मिला होता है, और पानी क्या होता है, द्रव होता है ना। ऐसा तो नहीं है सोडा वाटर ठोस हो जाता है। ठीक है, तो वाटर तो द्रव है, जो वाटर है, जल है, वो द्रव है। यानी कि सारे सोडा वाटर क्या होंगे, द्रव होंगे हमेशा। ऐसा नहीं कि कोई सोडा वाटर आपको ठोस मिल जाएगा। ठीक है, तो सारे जो सोडा वाटर, कैसा संबंध होगा, पूर्ण संबंध होगा, यानी कि सारे सोडा वाटर द्रव होंगे, जितना भी सोडा वाटर होगा, तो ऐसा संबंध होगा। सोडा वाटर, ठीक है, क्या है, द्रव। सोडा वाटर और मिनरल वाटर, तो दोनों जल हैं लेकिन अलग अलग हैं। क्या कुछ सोडा वाटर मिनरल वाटर होता है, क्या कुछ मिनरल वाटर सोडा वाटर होता है, नहीं जी। इसलिए ये क्या है, पूर्ण अलग, यानी कि
ऐसा संबंध है। ठीक है, इन दोनों के बीच संबंध है। तो मिनरल वाटर और द्रव के बीच में, वाटर क्या है? द्रव है, जल। ठीक है, तो ऐसा थोड़ा ना होगा कुछ मिनरल वाटर क्या है? द्रव होंगे, ठोस होंगे, ऐसा भी नहीं होगा। सारे जितना भी मिनरल वाटर होगा वो हमेशा द्रव रहेगा। तो कैसा संबंध है इनके बीच में? पूर्ण संबंध, इस तरह का संबंध है। मिनरल वाटर यानी कि अगर फाइनल हम देखें तो सारा सोडा वाटर द्रव के अंदर आ रहा है। सोडा वाटर किसके अंदर आ रहा है? द्रव के अंदर आ रहा है। और सारे मिनरल वाटर द्रव के अंदर आ रहा है। लेकिन मिनरल वाटर और सोडा वाटर क्या है? अलग अलग हैं। देखो कोई है ऑप्शन? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। नेक्स्ट है नेक्स्ट पूछा गया है MPSI 2007 मध्य प्रदेश पुलिस में। MPSI 2007 मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में पूछा गया ये सवाल। और कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख, कौन सा आरेख पिता, महिला और मानव के मध्य संबंध को दर्शाता है? ऑप्शन ए हमारा देके रखा है। ऑप्शन बी हमारा जो देके रखा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन है कि भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो इन तीनों के बीच में, पिता, महिला और मानव के बीच संबंध को दर्शाता है। तो तीन है हमारे पास, मानव, महिला, पिता। मानव और महिला के बीच में इसका संबंध है। ठीक है, तो क्या सभी महिलाएं मानव होती हैं? पूर्ण संबंध देखते हैं कि नहीं। क्या सभी महिलाएं मानव होती हैं? हाँ जी, होती हैं। या कुछ महिलाएं जानवर भी होती हैं? नहीं, सारी महिलाएं क्या होती हैं? मानव ही होती हैं। ठीक है, तो ये क्या है? पूर्ण संबंध। ठीक है, और कैसा संबंध बनेगा यहाँ पे? ऐसा, महिला मानव। महिला और पिता, क्या कोई संबंध होता है? कुछ सारे पिता जो है महिला होते हैं? नहीं, गलत। कुछ पिता तो महिला होते होंगे? नहीं। तो ना तो पूर्ण संबंध, ना आंशिक संबंध, यानी कि अपूर्ण संबंध। पूर्णता अलग। और मानव और पिता के बीच में, कुछ पिता, सारे पिता मानव होते हैं? अभी मत कहना नहीं नहीं नहीं, वो तो बकरी के बच्चे का भी तो पिता होता है।
हम इंसानों की बात कर रहे हैं। तो सारे पिता मानव ही होते हैं, ठीक है, जानवर नहीं होते हैं। ये पिता पुत्र ये कैसे रिश्ते हैं, इंसानी रिश्ते थोड़ा नहीं है, ये जानवरों के रिश्ते हैं। ये जो जानवरों के रिश्ते थोड़े ना, ये इंसानी रिश्ते हैं। जानवरों के रिश्ते भावनात्मक होते हैं, ठीक है। हाँ, जो मानव के रिश्ते होते हैं भावनात्मक तो होते ही हैं, साथ में उनका एक चरित्र भी होता है, एक नामांकन भी होता है। तो जी हाँ, सारे पिता क्या है, मानव होते हैं। पिता पूर्ण संबंध मानव, सारे पिता मानव, सारे महिला मानव। कैसा बनेगा, मानव। अपूर्ण संबंध इनका कैसा है, पिता और महिला, ठीक है। महिला आएगी यहाँ पे और पिता कहाँ आएंगे, यहाँ पे आएंगे, क्योंकि दोनों के बीच में क्या है, अपूर्ण संबंध है, ठीक है। तो ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये रहे आपके वेन डायग्राम के कुछ एग्जाम्पल। अभी ये मॉडरेट लेवल तक पहुँचे। अभी हम लोग नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे, हाई लेवल एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। मैंने जैसे कि आपको प्रॉमिस किया है, आरआरबी से लेके यूपीएससी तक की तैयारी कराऊंगा मैं वेन डायग्राम की आपको, ठीक है। तो ये हम मॉडरेट लेवल तक, एसएससी लेवल तक आपने देखा होगा हम पहुँच चुके। अब हमें पीएससी लेवल वगैरह तक जाना है, उसको टच करना है। तो अभी इस सेशन में इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। करेंगे हम जो नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन करेंगे वो अगले सेशन में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।